हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। सैलरीज हमने स्टार्ट करना है, सैलरी हेड फाइनली, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का और स्पेशली मेंशन किया गया है कि सैलरी हेड हमें कंप्लीट करना है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा सैलरी हेड इंट्रोडक्शन। देखिए, सैलरी हेड का जो सेक्शन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 16, ठीक है, मतलब सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 16 डिडक्शन है, सेक्शन 17 इसका मीनिंग बताता है। तो सेक्शन नंबर 15 में हम चार्जेबिलिटी पढ़ते हैं कि किस बेस पर हम टैक्स चार्ज करते हैं अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। और सेक्शन नंबर 16 में जो भी डिडक्शंस हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 17 में हम सैलरी, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम हर एक चीज का ना ब्रीफ नॉलेज लेंगे ताकि जो है एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सब उनको कवर करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सैलरी। देखिए, जब भी हम सैलरी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जिसके बेस पर आप सैलरी कह रहे हैं कि हाँ, मेरी ये जो इनकम है इसको मैं कहूंगा सैलरी, ठीक है, उसका ना कुछ बेसिक होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अगर दो पर्सन है और उनके बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कर रहा है, इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो जो भी इनकम एम्प्लॉय को मिल रही है वो कहलाएगी हमारी सैलरी और उसे हम चार्ज करेंगे हमारे सैलरी हेड में, ठीक है। सेकेंड है फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। आपकी एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है, कैसी भी हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और वहां से अगर आपको कुछ भी इनकम अर्न हो रही है तो वो आपकी सैलरी कहलाती है ना। Foregoing of salary, foregoing of salary क्या है? Once salary accrues, the subsequent waiver of the by the employee does not absolve him from liability to income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. Foregoing of salary, जब एक बार सैलरी एक्रू हो गई, ठीक है, वहीं आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि आपने अब उस पर क्या करना है, टैक्स पे करना है। फिर आती है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का क्या मतलब है कि कोई पर्सन अगर अपनी सैलरी सरेंडर कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, तो उसके आगे क्या ट्रीटमेंट होगा, सेक्शन नंबर 2 में हम देखते हैं इसके वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज, ठीक है, एक्ट 1961। यहाँ पर सैलरी जो सरेंडर की गई है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है जब आप टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हैं। फिर आती है सैलरी पेड टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ कि जहां से आपको सैलरी मिल रही है, सपोज वहां से ऑलरेडी टैक्स क्या है, डिडक्ट हो चुका है, अब आप उस पर दोबारा से टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसी सैलरी जो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर आपको मिल रही है वो कहलाती है आपकी टैक्स फ्री सैलरी। तो इट मीन्स द एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। In such a case, the income from salaries in the hands of employee will consist of his salary income and also the tax on this salary paid by the employer. As per section 10 CC, the income tax paid by the employer on non-monetary benefits on behalf of the employee would be exempt in the hands of employee, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। Under section 9, subsection 1, clause 2, salary earned in India is deemed to accrue or arise in India even if it is paid outside India or it is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end. सैलरी का प्लेस ऑफ एक्रूअल वहां माना जाएगा जहां पे वो ड्यू हो चुकी है, जहां पे वो अराइज हो चुकी है। फिर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पे कहाँ हो रही है, आपने देखना है ड्यू कहाँ हो रही है। ड्यू के बेस पे उसका प्लेस ऑफ एक्रूअल डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 15 है जो हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 जो है वो डील करता है विद बेसिस ऑफ चार्ज कि किस बेस पर आप सैलरी को चार्ज करेंगे। देखिए, ये पीवाईक्यूज भी है, जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वहां आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि सैलरी जो है वो या तो ड्यू बेसिस या फिर रिसिट बेसिस पे चार्ज की जाती है, दोनों में से जो पहले बढ़ जाए, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पर आपने क्या करना है, सैलरी को चार्ज करना है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 17 में हमारे पास तीन चीजें हैं। पहले तो सैलरी का मीनिंग है 17 सबसेक्शन 1 में, फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17 सबसेक्शन 3 में।
तो मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है, इसके अंदर चीजें इंक्लूड की जाती हैं, सो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसके अंदर मॉनेटरी चीजें भी आती हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी आते हैं, जैसे कि वेजेस, एन्युटी पेंशन, आपकी ग्रेचुटी, कोई फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सब चीजें। एडवांस सैलरी आती है, पेमेंट अगर आपको रिसीव हुई है लीव सैलरी या फिर लीव इनकैशमेंट की, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपकी सैलरी कहलाती है। इसके बाद ना कुछ अलाउंसेस आते हैं हमारे पास। तो अलाउंसेस में 3 कैटेगरी आती है। एक आती है फुल्ली टैक्सेबल, जिसपे पूरा का पूरा टैक्स लगता है। एक पार्टली टैक्सेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको जो है पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फुल्ली एग्जाम, देखिए ये और ये वाला चार्ट तो इजी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, क्या क्या फुली टैक्सेबल है, क्या क्या फुली एग्जाम्प्ट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। हम पढ़ेंगे पार्टली टैक्सेबल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है एचआरए, सेक्शन ध्यान रखिएगा 10 सब सेक्शन 13A, ठीक है। पार्शियल टैक्सेबल है, आधा टैक्स सकता है। तो एचआरए इज अ स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एचआरए ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज exempt टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी रूल है, देखिए। देखिए, पहले तो शुरू का दोनों रूल सेम है यहाँ पर, कि जितना भी एचआरए रिसीव हुआ है उसमें आपने सेकंड चीज देखनी है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पर भी सेम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और अगर आपकी मेट्रो सिटी है, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी, और इसके अलावा कोई सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। 50% को यहाँ पे 1/2 भी वो कह सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं कुछ नोट्स है कि एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर ओन हाउस में रह रहा है तो उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और कोई ऐसे घर में रह रहा है जहां पे वो कोई खर्चा नहीं कर रहा है रेंट का, तो भी उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस होता है। और डीएनएस अलाउंस कौन सा? जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए हो, ठीक है। और फिर आती है कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। रेलिवेंट पीरियड का मतलब पीरियड ड्यूरिंग द सेड अकोमोडेशन was occupied by the SSC during the previous year, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितना भी टाइम अकोमोडेशन का कहा गया है एसएससी के द्वारा, वो हमारा रेलिवेंट पीरियड कहलाता है। सो बेसिक चीजें, एचआरए जितना रिसीव हुआ है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी हमने देख लिया क्या क्या आता है सैलरी में, बेसिक सैलरी, डीए, डीए कौन सा? एम्प्लॉयमेंट पर्पज वाला, और कमीशन जो फिक्स परसेंटेज पे होती है। दो तरह की कमीशन होती है ना, एक फिक्स्ड होती है और एक दूसरी, तो हमने फिक्स्ड लेनी है, फिक्स्ड वाली जो होती है, ठीक है। और अगर डीएमकेसी है तो 50%, अदर देन इसके 40%। इजी रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ भी है। कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आप स्पेशल खर्चों को, यानी कि जो ड्यूटीज से रिलेटेड या पर्सनल एक्सपेंस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना, उनके लिए आप करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में आते हैं। तो 14 के आगे क्लॉज 1 अगर आप देखेंगे ना, तो वो खर्चे हैं जो आप ऑफिस पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूटीज परफॉर्म करें, जिसकी ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस हो गया आपका, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर, रिसर्च अलाउंस, ये सब चीजें है ना। और कुछ ऐसे होते हैं 10 14 सबसेक्शन 2 जो आप पर्सनल पर्पज के लिए करते हो, जैसे कि अगर आप स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, मतलब अगर हिली एरियाज में रह रहे हो तो इसका है 800 तक एग्जेम्प्ट है, या फिर 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। और अगर सियाचिन या जम्मू कश्मीर का एरिया है तो 7000 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। देखिए एग्जेम्प्ट वर्ड कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बॉर्डर एरिया के लिए कोई अलाउंस मिलता है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस मिलता है, या फिर डिफिकल्ट एरिया के लिए अलाउंस मिलता है, तो वो कितना है? 1300, 1100, 1050। देखिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, फिर भी आप इनको रीड करते जाइए। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउड ट्राइबल एरियाज के 200 पर मंथ, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि छोटा सा है ना। फिर उसके बाद अगर कोई अलाउंस ग्रांट किया जा रहा है ऐसे एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना भी अलाउंस है उसको 70%, और मैक्सिमम कितना जाएगा? 10,000 पर मंथ, इतना क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 100 पर मंथ और पर चाइल्ड, और अप टू 2, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का बेनिफिट ले सकते हैं। हॉस्टल के लिए 300 है, बाकी सेम चीज है, पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन। और कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है आपका 2600 पर मंथ, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है 1000 पर मंथ, और काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस है 3900 पर मंथ।
ट्रांसपोर्ट अलाउंड है 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंड किसके लिए? वो एम्प्लॉय के लिए जो ब्लाइंड और डेफ डम्ब है, ठीक है, डेफ डम्ब ये है 3200 पर मंथ है इसका। ओके, अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ, ये इजी है याद कर, जो चीज इजी है ना उन्हें बस याद कर लीजिए, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड ये जरूरी नहीं है, बट फिर भी 1060 पर मंथ है, अगर अप टू 15,000 तक है, 15,000 से अबव अगर उसकी हाइट है तो 1600 पर मंथ। स्पेशल कंपल्सरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है 4200 पर मंथ, ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और 3250 पर मंथ है अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ऐसे कोई आइलैंड्स है तो, ठीक है। इसके बाद ना हमारे पास आता है पेंशन का चार्ट। तो पेंशन हमारे पास अगर कम्यूटेड पेंशन है और अनकम्यूटेड है, कम्यूटेड का पेंशन का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, है ना, टोटल आप रिसीव कर रहे हैं। अनकम्यूटेड का मतलब होता है जहां पे आप पर मंथ रिसीव कर रहे हैं। तो पर मंथ तो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, इसके कोई रूल्स नहीं है। रूल्स है आपके कम्यूटेड के। कम्यूटेड में क्या है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लोकल अथॉरिटी में, कहने का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फुल्ली एग्जेप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय घर का जमाई है, इससे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता। कहीं भी आप देखोगे ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन किसमें है? 10A1, ये ध्यान रखिएगा, 10 सबसेक्शन 10A ऑफ द क्लॉज 1, ठीक है। कम्यूटेड में इसका अदर एम्प्लॉइज में अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी को फॉलो करता है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय इज इन रिसिट ऑफ ग्रेचुटी, तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, डिवाइड कर देंगे आप उसे कम्यूटेड का परसेंटेज इनटू 100, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और अगर आप बात कर रहे हैं ग्रेचुटी को फॉलो नहीं करते तो सिर्फ 1/2 हो जाएगा कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ये हमें मिलती है, ठीक है, एज अ एप्रिसिएशन जब मिलता है तब हमें ग्रेचुटी दी जाती है, एप्रिसिएशन आपके काम में। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपको मिल रही है ग्रेचुटी तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर रिटायरमेंट या डेथ के टाइम मिल रही है तो अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं पोगा यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो आपको क्या करना है, इनमें से लीस्ट क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट। 20 लाख लिमिट है, दोनों में देखो 20 लाख है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव दोनों में सेम है, चाहे आप पोगा फॉलो करो चाहे आप नहीं करो। जो चेंज आता है ना वो यहाँ आता है, सैलरी में चेंज आता है। यहाँ आप लेते हैं 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखने 26, ठीक है, 15/26 इस तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे होता है 15/30, इधर वाले में 15/30, हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ऑफ सैलरी। देखिए यहाँ से ना पीवाईक्यूज आया है, और ये आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सैलरी का क्या प्रोविजन है और यहाँ सैलरी का क्या प्रोविजन है, यहाँ से पीवाईक्यूज बन सकते हैं। अब आता है लीव इनकैशमेंट। अगर आप अपनी छुट्टियों को इनकैश करवा रहे हैं, अगेन अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस कर रहे हैं तो फुली टैक्सेबल, ड्यूरिंग द सर्विस नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। और अगर कोई अदर एम्प्लॉय है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। 10-10 ठीक है, 3 लाख तक लिमिट है। एक्चुअल लीव रिसीव ये देखेंगे, 10 मंथ सैलरी देखेंगे, और कैश अनइक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अब मैक्सिमम कितने लीव ले सकते हैं, कैश करा सकते हैं? 30 डेज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे 3 लाख लिमिट, लीव एक्चुअली रिसीव 10 मंथ सैलरी, और 30 डेज आप मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं। फिर आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमको पता है कि हम एक तरह से पीएफ जमा करते हैं जो एम्प्लॉय का है ना, रिटायरमेंट के टाइम पे फिर उसको देते हैं। हमेशा वो अपनी इनकम में से, अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ पोर्शन साइड रखता है, और क्या करते हैं उसको फिर जब रिटायर होता है तब उसे पे किया जाता है। यहाँ पे 4 तरीके का होता है, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमारे पास 4 तरीके के पीएफ होते हैं, आरपीएफ, यूआरपीएफ, स्टैट्यूटरी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये इसके रूल्स है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो देखिए आरपीएफ में 12% सैलरी से अगर एक्सेस जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यूआरपीएफ में कुछ भी नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एसपीएफ में, पीपीएफ में भी कुछ भी नहीं है, तो एक आपने यहाँ पे रूल याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है आरपीएफ में। यूआरपीएफ में कुछ भी नहीं पढ़ना, एसपीएफ में एटीसी के अंदर डिडक्शन, फिर अगेन पीपीएफ में एटीसी के अंदर डिडक्शन। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए 9.5% से ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा वो टैक्सेबल होगा। और यूआरपीएफ में कोई रूल नहीं है, एसपीएफ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और पीपीएफ में भी कोई भी रूल नहीं है। अगर इंटरेस्ट की बात करें इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये भी 9.5 से ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एग्जेम्पशन है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। तो बेसिकली आप ये 12% वाला रूल याद रखिएगा, एक 9.5% वाला रूल याद रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है ना।
अच्छा, उसके बाद है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर हमारे पास आता है। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब सैलरी की तरह ही दिखने वाला कुछ प्रॉफिट जिसको आप सैलरी कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट से किसी को हटाया, टर्मिनेट कर दिया, उसका कंपनसेशन। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन किए उसका कंपनसेशन। प्रोविडेंट फंड में आप पेमेंट कर रहे हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली हुई है अपने की मैन पर्सन के लिए, और कोई लमसम पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो ये चारों की चार चीजें क्या कहलाती है? आपकी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्रॉफिट एंड ल्यू सैलरी नहीं है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगर आपकी कंपनी में आप क्या कर रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं लोगों को, यानी कि छटनी कर रहे हैं, हटा रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो उस पे जो टैक्स लगता है उसकी क्या लिमिट है? तो इनमें से जो लीस्ट होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिमिट 5 लाख है। लीव इनकैशमेंट में लिमिट 3 लाख थी, एक जगह पे 20 लाख थी। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सैलरी की बात कर रहा है 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी ईयर फॉर कंप्लीटेड सर्विस एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 15 डेज एवरेज पे लेनी है आपने। सैलरी का मतलब यहाँ बेसिक प्लस डीए है, डीए एम्प्लॉयमेंट पर्पज वाला, और प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। नेक्स्ट है, अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले रहे हैं 1010C के अंदर, तो यहाँ पर इनमें से एग्जामेशन मिलेगी आपको लीस्ट में। तो एक्चुअल रिसीव, ठीक है, 5 लाख, ये दो बेसिक चीजें हैं। फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, और लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस्ड मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, ये चीजें आपको लेनी है। इसके बाद हमारे पास परक्यूजर्स आते हैं। परक्यूजर्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है आपकी सैलरी के अलावा। ठीक है, तो परक्यूजर्स क्या कहलाते हैं? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर आते हैं। परक्यूजर्स आपके 3 कैटेगरी के अंदर है। एक तो हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है, एक टैक्स फ्री होता है जिसपे किसी पे भी टैक्स नहीं लगता, और सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो चीजें हैं, अलाउंसेस और परक्यूजर्स। तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अलाउंसेस में क्या है? अलाउंसेस क्या होते हैं? फिक्स अमाउंट ऑफ मनी गिवन पीरियोडिकली इन एडिशन टू सैलरी। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? अलाउंस, जहाँ पे फिक्स अमाउंट होता है। परक्यूजर्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल बेनिफिट्स या कुछ पर्क्स जो ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स को इन एडिशन टू द नॉर्मल सैलरी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अलाउंसेस जो है वो टैक्सेबल किए जाते हैं ड्यू या फिर एक्यूरेट बेसिस पे, और परक्यूजर्स ना टैक्सेबल किए जाते हैं इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज। अलाउंसेस में जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फोन अलाउंस, ये सब है। और परक्यूजर्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। और परक्यूजर्स में ना हमारे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन हम ना सिर्फ स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर से। उससे पहले हम डिडक्शन देख लेते हैं जो सेक्शन 16 के अंदर आती है। जब आप सैलरी का पूरा चार्ट देखेंगे ना, तो वहां पे नीचे आपको लेस डिडक्शंस आप डालते हैं अंडर सेक्शन 16। तो 3 डिडक्शन आती है, एक आती है आई ए। ठीक है, तो ये वाली आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 या फिर सैलरी, दोनों में से जो कम होगा वो आ जाएगा एक तो। और नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस 16 टू ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो मिलता है 5,000 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है इनमें से लीस्ट 5,000 है, या फिर एक्चुअल रिसीव हो रहा है, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ये सब चीजें आएंगी। और प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस है जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आती है, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास परक्यूजर्स में मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें आती हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, जैसे कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो सिंपल लाइसेंस फीस है उतना उसका परक्यूजर हो जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और हाउस जो है वो एम्प्लॉयर ने ओन किया है, एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है, तो हम डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या देंगे? परक्यूजर्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परक्यूजर्स कितना आएगा? अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख और 25 लाख के बीच में तो 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। अगर हाउस रेंट पर है या लीज्ड है बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने रेंट लीज करके दिया है एम्प्लॉय को, तो इनमें से जो लोअर होगा 50% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रिसीट, दोनों में से जो लीस्ट होगा वो उसे परक्यूजिट मिल जाएगा। और अकोमोडेशन अगर उसे एज अ होटल मिली है तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस, दोनों में से जो लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? उसका परक्यूजिट्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा होटल में जो स्टे होना चाहिए लेस देन 15 होना चाहिए, ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब कोई परक्यूजिट नहीं होगा। 15 डेज से अगर कम वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, तो कोई परक्यूजिट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट का आप परसेंटेज याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन कितना है, क्योंकि एमसीक्यू पूछा गया है। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर्स है तो उसमें कोई भी परक्यूजिट नहीं है। अदर मूवेबल एसेट है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है,
उसके बाद अगर आप ट्रांसफर करें तो मूवेबल है, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं मूवेबल एसेट्स को, तो परक्यूजिट मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी होती है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो वैल्यू बचती है वो परक्यूजिट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV, मोटर कार पे 20% और एनी अदर ऐसे 10% ऑन SLM, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ना यहाँ से PYQs आए गिफ्ट, कितने तक के गिफ्ट को आप एग्जाम मानते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो 5000 जो गिफ्ट एज ए रिसीव किया है काइंड फॉर्म में उसको आप एग्जाम कहेंगे और उससे ऊपर पे आपने टैक्स चार्ज करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर विद फर्नीचर आपको चीजें मिलती है तो पहले आपको उतने वैल्यू पर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है जो अनफर्निश्ड है, फिर उसमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट फर्नीचर की ऐड कर लीजिए, फिर जो भी रेंट चार्जेस है वो ऐड कर लीजिए और निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। फिर ये मोटर कार वाला एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा आपका क्वेश्चन। अगर मोटर कार ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, खर्चे भी कर रहा है एम्प्लॉयर, फुल्ली पर्पज हो रही है ऑफिस यूज के लिए, तो कोई परक्यूजिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओनर की ही है, ओनर ही खर्चा ले रहा है पर्सनल पर्पज के लिए, तो जितना भी एक्सपेंडिचर है प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर और जितना डेप्रिसिएशन है, कितना 10% और एक्चुअल कॉस्ट, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज आर डिडक्टेबल, नो लिमिट ऑफ ₹900 फॉर ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर या फिर शॉफर आप कह सकते हैं 900 पर मंथ उसकी सैलरी रहेगी, ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का गाड़ी है, एक्सपेंसेस भी खुद कर रहा है, लेकिन वो आधा ऑफिस और आधा घर के पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो अब डिपेंड करेगा कि गाड़ी कौन सी है। 1600 सीसी से कम की है 1800 लगेगा, प्लस 900 जो कि 2700 बन जाएगा। अगर 1600 सीसी से ऊपर का इंजन है तो 2400 प्लस 900 3300 बन जाएगा। देखिए इनको आप इंडिविजुअल भी याद रखिएगा और टोटल भी याद रखिएगा, 900 फिक्स है। अगर ओनर की गाड़ी है एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है और ऑफिस और पर्सनल पर्पस के लिए दोनों के लिए यूज कर रहा है, तो 1600 सीसी से कम है तो 600 और 1600 सीसी से ज्यादा है तो 900 900 900 ऐड कर देंगे तो 1500 और 1800 आ जाएगा, ठीक है। अगर ओनर मतलब जो एम्प्लॉय है वो ओन कर रहा है और जो खर्चे वो एम्प्लॉयर कर रहा है और यूज हो रही है पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ना सेम रूल लगेगा जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला ना, ये वाला सेम रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का गाड़ी है, एम्प्लॉय सारे खर्चे कर रहा है लेकिन फुल्ली पर्सनल है, तो सिंपल आप 10% जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% हायर चार्जेस या जो भी कॉस्ट है कार की वो पे कर देंगे। फिर बाइक ऑफ एम्प्लॉय, बाइक खुद की एम्प्लॉय है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल यूज के कर रहा है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर आया एम्प्लॉयर का माइनस कर देंगे 900 पर मंथ, ठीक है। अगर दो कार्स गिवन है पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूज के लिए, तो हमें सिर्फ एक कार है जिसको वैल्यू करना है पार्टली ऑफिशियल और सेकंड को हमें वैल्यू यूज करना है एज अ पर्सनल यूज, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका ये हो गया है। और लास्ट में आपके कुछ पर्क्यूजेस हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को ही दिए जाते हैं, जैसे स्वीपर गार्डनर की फैसिलिटी और गैस इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, कंसेशनल टिकट्स की फैसिलिटी, मोटर कार, फ्री कंसेशन एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब चीजें स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। और पूछ सकता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होता है या तो डायरेक्टर और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या फिर सैलरी 50 के, कोई भी ऐसा जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और या फिर उसकी सैलरी 50K से अबव हो, तो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ ₹50,000 फॉलोइंग पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड, आपने उसके नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं लेने हैं, मॉनिटरी बेनिफिट जो एग्जाम्प्ट है उन्हें हटाना है, जैसे कि HRA और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये चीजें हटा के सिर्फ 50,000 सैलरी प्योर आप देखेंगे और उसकी बेस पे बताएंगे कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज है या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सैलरी हेड हमारा फिनिश कर लिया है, पूरा सैलरी हमने कंप्लीट किया है। और देखिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उतना उतना पढ़िए जितना आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर इनकम टैक्स का पेपर नहीं है आपका, तो डिटेल में इतना मत घुसिएगा। मैंने कोशिश की है हर एक चीज कवर करने की जहां से PYQs पूछे गए हैं एज वेल एज जहां से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना कवर कर लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए और उनको भी बेनिफिट दीजिए कि वो कॉमर्स का पूरा सिलेबस इस चैनल से, स्टडी विद सपना से पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।